ये सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं आपको, तो उसमें जो भी उसका रीजन लग रहा है वो भी डिस्कस होता जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर कहीं एडजॉर्प्शन हो रहा है एक, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना आएगा, मतलब अमाउंट कितना ज्यादा एडजॉर्ब हो या कम एडजॉर्ब हो रहा है, वो ये फॉर्मूले से निकाला जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ए क्यों सही होगा उसको देख लो। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन एम। फ्रेंडली सा आइसोथर्म का इसका नहीं आता है। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर वन अपॉन एन। और जो हमारे पास वन अपॉन एन की वैल्यू होती है वो वन से लेस देन होती है और जीरो से ग्रेटर देन आएगी, ये कंडीशन है इस के लिए। ठीक है। यस सर। वन या वन से लेस देन होगी, जीरो से ग्रेटर या जीरो के बराबर आएगी। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो ए वाला आएगा। अब उसमें फॉर्मूला नहीं पूछा गया क्योंकि फॉर्मूले सब सिमिलर है, इसमें मेन पावर का ही रोल है। तो जो मेन ऑप्शन इसमें चूज किया गया वो इस चीज से ऑप्शन चूज किया गया है एन के रेफरेंस में। ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन होने पर उस सरफेस की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, मतलब क्या कम होगी। डेल्टा एडजॉर्प्शन एच। हो रहा है यानी कि रेंडमनेस हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि वो भी निगेटिव होगा। जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो काम खुद से हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरेगा अपने आप तो वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन नीचे से ऊपर पानी भेजना है तो मोटर लगानी पड़ेगी। तो जिस काम में किसी की असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। जी भी यस। निगेटिव होगा, विस्टर्न एनर्जी, एंथैल्पी भी निगेटिव होगा, एस भी निगेटिव होगा। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम है, देखो थर्ड वाला दो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। आवाज आ रही है? यस यस सर आवाज। वॉइस आ रही है आप? हम्म। यस सर आ रही। तो ये फर्स्ट वाला थर्ड वाला दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम इनके आंसर दोबारा से बता देंगे, अभी समझते जाओ। फोर्थ वाले में क्या करें, इफ एक्स इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब कितना एडजॉर्ब हो रहा है, एंड एम इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। दो चीजें, एक सरफेस होगी जिसपे एडजॉर्प्शन हो रहा है और जैसे हमने टेबल का एग्जांपल बताया था, टेबल पे पानी गिर जाए तो टेबल सरफेस क्या एडजॉर्बेंट, ठीक है। और जो वाटर उस पर गिरा है वो क्या एडजॉर्बेट है। तो यानी कि कुछ अमाउंट होगा जो एडजॉर्ब हो रहा है और कुछ सरफेस होगी जिससे एडजॉर्ब हो, तो एक्स अपॉन एम आ जाएगा हमारे पास। Which of the following relation is not related to absorption process। तो इसमें से देखो कौन सा सही कौन सा नहीं होगा। तो डी वाला इसका हो जाएगा, डी नहीं होगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, प्रेशर है, वन अपॉन एन, एन वो लेयर है जितनी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पी और टी में ये रिलेशन आ जाएगा, ये और बी वाला। और प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी बढ़ेगा। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसमें पहचानने की ट्रिक है, ये सब होते हैं तो ये वाला नहीं होगा लास्ट वाला। ये लैंगम्यूर आइसोथर्म जो है ये क्वेश्चन जो पूछा गया बट ये सिलेबस में इतना नहीं है। कह रहे हैं द लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द एजम्पशन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, एब्जॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अ पार्टिकल। मतलब
जैसे मान लो शीशा है, ठीक है, शीशे पे अगर 10 पार्टिकल गिरेंगे तो वो उतना ज्यादा क्लोज बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है तो रफ सरफेस पर क्या होगा, इजिली अकोमोडेट हो जाएंगे पार्टिकल, यानी कि जो रफ सरफेस है वो क्या अवेलेबल करा रही है मॉलिक्यूल को खुद में एब्जॉर्ब कराने के लिए। ठीक है, तो लेग्म्यूर आइसोथर्म क्या होता है, पार्टिकल को एब्जॉर्ब कराने की एबिलिटी क्रिएट कराता है। ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, x/m इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n, अगर इसमें दोनों साइड में लॉग ले लिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग दोनों साइड में लॉग ले लें तो क्या आ जाएगा, लॉग x/m इज इक्वल टू 1/n लॉग के पी, कुछ ऐसा आ जाएगा। यस सर। ठीक, तो लॉग के फॉर्म में, तो क्वेश्चन 6 में वही पूछ रहा है, कह रहा है ए प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log p फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड गिव्स स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसमें स्लोप किसके इक्वल होगा, तो 1/n के इक्वल होगा, log x/m इज इक्वल टू 1/n log kp आएगा। तो अगर इसको y बराबर mx प्लस सी से कंसीडर किया जाए तो सी वाला तो क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, एक्स वाला ये आ जाएगा, तो एम की जगह क्या आ रहा है, 1/n आ रहा है। यस टेंथ में मैथ्स पढ़ी थी ना, यस सर। y बराबर मैक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला, तो एम की जगह क्या आ रहा है, 1/n, तो स्लोप ये आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सेवेंथ में क्या कह रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये यस सर। चीज रॉन्ग है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन का मीनिंग समझे, क्योंकि हमने दो पढ़ा था, फिजिकल केमिकल, हम्म। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल वाला पहले इंक्रीज होता है बाद में डिक्रीज होता है। यहाँ उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि फिजिकल है या केमिकल है, इसलिए हम लोगों ने बोला कि हमेशा इंक्रीज करे, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। इरिवर्सिबल होता है फिजिकल वाला, इरिवर्सिबल होता है। एब्जॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, केमिकल केमिकल है। बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है, सही है, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं, एक दो बार पढ़ लेंगे आराम से आ जाएगा। एट्थ में क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। बताओ ये गलत है, क्यों गलत है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हम लोगों ने, केपी कैसे निकालते थे, यस सर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आता है वो फिक्स रहेगा, अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्स हो जाए। नहीं समझ में आया। समझ रहे। मान लो आपके घर से, मान लो आपका घर है और चार बाग, उसके बीच में कोई एक सेंटर पॉइंट है, दो दोनों तरफ से डिस्टेंस में सेम है, चार बाग से वो पॉइंट से आपके घर से भी सेम है, तो मान लो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आप पैदल जाओ तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वहीं रहेगा ना। यस आप सर। साइकिल से जाओ थोड़ा टाइम कम लगेगा, लेकिन वो पॉइंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो वहीं रहेगा ना। आप बाइक यस। से चले जाओ तो टाइम कम लगे, मतलब ये कह रहे हैं कि रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैटलिस्ट डालने से, हमने बताई भी थी डेफिनेशन की कैटलिस्ट की, जो 9-10 में डेफिनेशन पर वो क्या था कि दोस्त केमिकल सबसे में इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बट ऐसा जरूरी नहीं हमेशा इंक्रीज करे, तो उसमें बोला जाता है दोस्त केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर, अल्टर का मतलब कम या ज्यादा कुछ भी कर सकता है, अल्टर मीन्स कम या ज्यादा कुछ भी करेगा। तो कैटलिस्ट क्या करेगी, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में कम टाइम या ज्यादा टाइम ले सकता है, बट इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में मिल रहा है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, यस। इस वजह से ए वाला रॉन्ग है, और वैसे भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं। नाइन्थ में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एंजाइम कैटलिस्ट, इनकरेक्ट बताना है। इसमें इनकरेक्ट है हमारा डी वाला, एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर चीजें एक्टिव हो जाती हैं, और ये कह रहा है लीस्ट रिएक्टिव है। N2 + 3X2 दिस गिव्स 2NH3, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, सॉरी,
कैटलिस्ट लिया जाता है तो Fe और मोलिब्डेनम लिया जाता है। यस सर। तो N2 क्या है, केमिकल है। केमिकल है। NH3 क्या है, केमिकल है। Fe और MO भी तो केमिकल ही हैं। यानी कि कैटलिस्ट कुछ अलग चीज नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट केमिस्ट्री से अलग है, कैटलिस्ट भी केमिकल ही होता, मतलब एटम मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं। वैसे ही एंजाइम कुछ नया नहीं होता, एंजाइम्स आर प्रोटीन, दोज प्रोटीन विच इनिशिएट रिएक्शन, या दोज प्रोटीन विच इनिशिएट बायोलॉजिकल रिएक्शन कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम कुछ नया नहीं, एंजाइम प्रोटीन को ही बोलते हैं। जैसे कैटलिस्ट कुछ नया नहीं, केमिकल को ही कैटलिस्ट बोला जा रहा है। दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच अल्टर रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के रेट को अल्टर कर रहा है उसको कैटलिस्ट बोल रहे हैं, बट है तो वो भी केमिकल ही ना। वैसे एंजाइम कुछ नया नहीं है, तो दोज प्रोटीन विच पार्टिसिपेट या विच इनिशिएट बायोलॉजिकल रिएक्शन कॉल्ड एंजाइम। और एंजाइम हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मोर रिएक्टिव हो जाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाईली रिएक्टिव हो जाए, और ये कह रहा है लीस्ट रिएक्टिव, इस वजह से ये वाला रॉन्ग है। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछना नहीं चाहिए था। ये बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन है दोनों। द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कॉल्ड। अब ये वहां का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ट्राई इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो आप, 10th वाले में जो रिएक्शन लग रही है। ट्राइग्लिसराइड को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है, और साथ में हमारा फैटी एसिड बनता है। इस रिएक्शन को बोलते, एक होती है सोपनिफिकेशन रिएक्शन, पढ़ी थी 10th में, उसी का रिवर्स रिएक्शन है ये। तो इसमें जो एंजाइम यूज किया जाता है वो लाइपेज एंजाइम होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स में आपने बायो में शायद कहीं पढ़ा भी होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मालूम है, 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था मिक्सचर एंड कंपाउंड वाला, उसमें ये लिखा हुआ था, उसी से पूछा गया है। कोलाइडल का साइज क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर तक। ठीक है। यस। अच्छा, 11th में क्या करें, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। रिएक्टेंट पहले यहाँ गया फिर ये आया, ये ग्राफ हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। तो विच इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल लेस एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिस पॉइंट पर हमारा बॉन्ड हाईली एक्टिव हो रहा है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर इसमें कैटलिस्ट ले लिया जाएगा तो कैटलिस्ट क्या करेगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें इंक्रीज कराना है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमें डिक्रीज कराना है तो ये कैटलिस्ट का इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा कर देगा। समझ में आया। तो यस। कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट हमारा जो भी एक्टिवेशन पॉइंट उसको हमारे पास चेंज कर, जैसे आपने घर में देखा होगा मम्मी जब छोले बनाती हैं तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देती हैं, तो क्या होता है वो कम सीटी में ही वो बॉयल हो जाते हैं। मतलब क्या, उसका जो एक्टिवेशन पॉइंट है उसको डिक्रीज करा देता है। तो एज अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट कहाँ पर काम करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है। इसीलिए बोला जाता है कि कैटलिस्ट हमारा प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ से बनने, प्रोडक्ट बनने की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक तो रिएक्टेंट ही है। और इस पोर्शन में कैटलिस्ट ने काम किया है, तो कैटलिस्ट ने तो यहीं तक काम किया है ना, आगे प्रोडक्ट बनने की तो जर्नी में गया ही नहीं है। इसलिए कैटलिस्ट क्या करता है, प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, ये डेफिनेशन अलग से हम बताएंगे। जीटा पोटेंशियल बोर्ड में बहुत पूछी जाती है, जीटा पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जीटा पोटेंशियल डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स कितने स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं उसको मेजर किया जाता है जीटा पोटेंशियल से। अगर कहीं पर दो सरफेस हैं, एक है एडजॉर्बेट एक है एडजॉर्बेंट, यानी कि दो सरफेस हैं, एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बेट का एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो यानी कि जब एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्बेंट की एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो वहां पर चार्ज क्रिएट होता है, तो उसको इस बोलते हैं पोटेंशियल।
उन दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल लगता है उसी को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। ठीक है, सिंपली याद रखो जीटा पोटेंशियल काम होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, 14th वाला हम अलग से बताएंगे, इसका अलग से टॉपिक है। 15th वाला देखो, कह रहे हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? दोनों पे डिपेंड करता है। हार्डी सूजी को क्या बताया था? चार्ज इंक्रीजेस कोगुलेटिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है और कितना चार्ज है। अगर आपको याद होगा तो हमने एग्जांपल दिया था, यस सर। एग्जांपल दिया था। तो यस। देखो, चार्ज तो सब में आ रहा है, यानी कि चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। कैटायन पर कितना चार्ज है उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, तो दोनों चीजों पर डिपेंड, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ये जो टेबल आपको बताई थी उसी टेबल से क्वेश्चन पूछा गया। फॉग इज अ कोलाइडल ऑफ, फॉग किसका कोलाइडल होता है? लिक्विड लिक्विड इन इन गैस, गैस। लिक्विड इन गैस में, तो इसको याद रखना, वो टेबल याद रखनी है अच्छे से। यस सर। 18 में क्या करें, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का केवल इतना ही तो काम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, उससे मतलब ही नहीं। टिंडल इफेक्ट पर आ जाएगा। फिर 19 में क्या कह रहे हैं, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लाइफ कोलाइडल सॉल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, लास्ट टर्म पे बताया था गोल्ड गोल्ड नंबर, नंबर। बताया था गोल्ड नंबर क्या है? मेजरमेंट है कि कितना प्रोटेक्टिंग कोलाइडल हमें मिक्स करना है विद कोलाइडल सोल्यूशन। फ्री का चैप्टर है ये। हाँ, मिसेल्स फॉर्मेशन, मिसेल्स फॉर्मेशन किस में होता है? सोप में होता है। सोप तो में। इनमें से बस पता करना है सोप कौन सा है। ग्लूकोज सोप होता है नहीं, यूरिया सोप होता है नहीं, पिरीडीनियम क्लोराइड सोप होता है नहीं, सोप क्या होता है? ये सोप होता है। और ये कैसा सोप होता है पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री एवरी लाइफ में, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। अगर आपको 12th का थोड़ा याद होगा तो उसमें पढ़ते थे कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट, न्यूट्रल डिटर्जेंट। तो ये हमारा कैसा डिटर्जेंट होता है? कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड का मतलब है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अलग अलग करना। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम को अलग करने के मेथड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं? एडिंग ऑफ कोलाइडल। अगर डेफिनेशन याद होगी तो हमने बताया था कि द प्रोसेस इन विच कोलाइडल कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे थे, यस। याद आया? यस। तो इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज करना, जो हमने कंटेंट दिया तो उसको करना। 22 फिर वाला उसके बाद टॉपिक। आपको डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ, और नेक्स्ट में कह रहे हैं, अरे ये तो ए हो जाएगा इसका। पीएमसी कब बनता है? क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन आपने पढ़ा होगा 10th में, कि वर्किंग ऑफ सोप में पढ़ा होगा। मिसाइल फॉर्मेशन करता है उसमें क्या होता है? एसोसिएशन होता है, इस वजह से ये आ जाएगा। एक बार ये चैप्टर आप खुद से करना। सर उसमें वो ऑर्थो पैरा और ये डायरेक्टिंग क्वेश्चन टॉलवीन में उसका हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहे थे, रीजन। टॉलिन में हाइपर कॉन्जुगेशन, टॉलवीन का कह रहे थे स्पेसिफिक केस में। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, रेजोनेंस बता रहे होंगे। नहीं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहे। अच्छा, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया। ठीक है, अब ये करना, जितने टॉपिक हमने इसमें बताए हैं सरफेस में, एक बार उनको रिवाइज करने के बाद में
एक बार रिवाइज करें, फिर ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना दोबारा से, देखना कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चन हमने नहीं बताया, जैसे 14th वाला नहीं बताया, 16th वाला नहीं बताया है। तो ये ट्वेंटी अलग से वन टॉपिक बताएंगे, 21 पॉजिटिव भी रहेगा। निगेटिव। अच्छा, 21 इजी है, अभी 10th का ही क्वेश्चन है। पोलर नॉन पोलर हमारे मिसल फॉर्मेशन में क्या होता है? अगर हम लोग पोलर या नॉन पोलर वाले की बात करेंगे, तो हमारे पास पोलर वाला जो पार्ट है वो बाहर रहता है, और नॉन पोलर वाला अंदर रहता है, क्योंकि वाटर हमारा पोलर रहता है, इसलिए वाटर के पास वाला हमारा पोलर होगा, अंदर वाला नॉन पोलर हो जाएगा। पार्टिकल है वो कहते हैं। बाकी जो पोलर पार्ट रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा। ऐसा ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका? यस, ले लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार और रिवाइज कर लेना, कल हम लोग इसी में थोड़ी सी चीज और बताएंगे।